हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आजाद आपके लिए लेकर आया हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम इन तीन टर्म्स के बीच में जो आपस में रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस को, उनकी रिलेशंस की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको लाएंगे। देखिए, पिछली वीडियो में भी हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल, आप समझ लीजिए कि ये एक पिंड है और ये एक पिंड है, पेन है दोनों, इनको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ये भी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ये भी, इसमें ज्यादा पार्टिकल्स हैं, इसमें कम है। क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे? यस। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ, जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी और एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है। जैसे मैं इस कैमरे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये कैमरा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ये बोर्ड भी अपनी ओर खींच रहा है, इस बोर्ड को मैं अपनी ओर खींच रहा हूं। लेकिन यहां पर ये फोर्स जो है बहुत वीक है, और वैसे भी जो चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस में जो वीकेस्ट फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वीकेस्ट फोर्स है, ये हर एक ऑब्जेक्ट में लगती है, लेकिन इसको हम छोटे ऑब्जेक्ट्स में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लार्जर बॉडीज में ही डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे अर्थ अपने चारों ओर मून को रिवॉल्व करा रही है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, और जो सन है इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती तो सब में है, चाहे ऑब्जेक्ट छोटी हैं या ऑब्जेक्ट बड़ी हैं, लेकिन जो डिटेक्ट कर ले पाते हैं इनको हम, या जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, वो हम लार्जर ऑब्जेक्ट्स में ही करते हैं। जैसे न्यूटन ने 1916 में ये बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, लेकिन उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। हालांकि हमारे साइंटिस्ट जो अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2016 में उनको डिटेक्ट कर लिया लीगो लेबोरेटरी में, तो डिटेक्ट भी हो गई हैं, और अब ये कंफर्म हो गया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, और ग्रेविटेशनल वेव्स का जो इंपैक्ट होता है वो सनलाइट से या लाइट से भी फास्ट होता है। यानी लाइट से भी फास्ट अगर कोई चीज चलती है तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स का इंपैक्ट चलता है। इसको हम किसी अगले चैप्टर में या अगले वीडियो में मैं इसको क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका फॉर्मूला है F = m1m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें जो m1 m2 है, ये है द्रव्यमान, मासेस दोनों बॉडी के, यानी कि जो F है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इन पर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन बहुत वीक होगी। इनके जगह पर मैं अगर मून और अर्थ को रख दूं तो वो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, या सन और अर्थ को ले लिया जाए तब वो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी मास पे डिपेंड करती है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज, उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे अगर मैं इन दोनों को यहां रखूं तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, यहां रख दूं तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी, यहां रख दूं तो अट्रैक्टिव फोर्स और भी कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, उनके बीच जो लगने वाली जो फोर्स है वो क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। इसी से एक आइडिया और निकलता है हमें, क्या? r को बढ़ाते जाइए आप, कितना बढ़ा सकते हैं? r बढ़ता जाएगा, f कम होता चला जाएगा, यानी पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी और उनके बीच लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स कम होती चली जाएगी। तो क्या किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकती है? इज इट पॉसिबल? क्या ये जीरो हो सकती है? ये इनफाइनाइट तक आप इनको बढ़ाते चले जाइए, यानी दोनों पिंडों के बीच की दूरी कहां तक बढ़ा सकते हैं आप? अनंत तक। और अगर उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो इसको भी आप कभी जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस की कोई सीमा नहीं है, इसलिए कम होने की भी, फोर्स के कम होने की भी कोई सीमा नहीं होगी। वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिवर्स में every particle will attract another particle,
यानी पूरे ब्रह्मांड में एक पार्टिकल यानी एक कण दूसरे कण को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, करता है, और इसी फोर्स को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितने भी दूर हो उसकी फोर्स वीक होती चली जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक काफी भारी है और एक दूसरी काफी हल्की है, जैसे ये हम पेन को ही ले लें इसको, और इस पेन को मैंने यहां से गिराया, ये यहां आया, इस पेन को मैंने यहां से गिराया, ये नीचे आया, तो ये पेन नीचे क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो फोर्सेस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर और अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में इसका मास बहुत कम है, इसलिए ये नीचे को गिर रहा है। तो ये कहां को गिर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है? जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ पे आप यहां खड़े हुए हैं, तो आप पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है? इधर लग रही है। तो ये क्या हो गया आपके लिए? नीचे हो गया, और ये क्या हो गया आपके लिए? ऊपर हो गया। लेकिन अगर आप अर्थ पर यहां खड़े हुए तो आपके लिए नीचे क्या हो गया? ये, और आपके लिए ऊपर क्या हो गया? ये हो गया। तो यहां तो नीचे इस डायरेक्शन में था, यहां नीचे इस डायरेक्शन में है, और यहां ऊपर इस डायरेक्शन में था, यहां ऊपर इस डायरेक्शन में। तो ये ऊपर और नीचे की कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली बात ये है कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर या नीचे को नहीं खींचती है, बल्कि अपने सेंटर की ओर खींचती है, और जो सेंटर होता है वही नीचे होता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में खींचता है? अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में खींचता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मास का सेंटर, जो उसका मास है, जो टोटल द्रव्यमान है, अपने केंद्र की ओर खींचता है, अपने सेंटर की ओर खींचता है। अब अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट यहां है और इसको मैं अर्थ मान लूं, पृथ्वी, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से फ्री फॉल में गिराया, यानी कि मैंने इसको स्वतंत्र रूप से ड्रॉप किया किसी एरोप्लेन से। तो जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आएगा तो अर्थ इस पर क्या लगा रही होगी? एक फोर्स लगा रही होगी, और वो जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड गुरुत्व या ग्रेविटी। और इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगी? एक स्पीड आएगी, एक गति आएगी, और वो जो गति है वही गति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाती है ये डिसाइड करेगा कि वो वस्तु कितनी तेजी से नीचे आती है। अब इसमें अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो g की वैल्यू है पृथ्वी की, इसको हम me लिख सकते हैं, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान बटे r स्क्वायर, यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी। तो पृथ्वी के लिए ये जो वैल्यू है ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो यूनिट है इसकी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक यूनिट और है इसकी न्यूटन पर किलोग्राम, यानी किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स। तो इसकी दो यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी। एक केजी पर कितनी फोर्स काम कर रही है। अल्टीमेटली मास पर ही डिपेंड करता है ना, मास यानी द्रव्यमान पर न्यूटन कितनी फोर्स लग रही है। तो इसके दो क्या है? मात्रक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अब ये कोई पेन है, इसको मैंने 10 किलोमीटर ऊपर से यहां से गिराया, तो यहां पर इसकी स्पीड 0 है। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, फ्री फॉल होगा इसमें, तो इसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। आप मुझे बताइए क्या इसकी स्पीड पृथ्वी के तल तक बढ़ते ही चली जाएगी या कुछ समय बढ़कर फिर रुक जाएगी? आप सही बोल रहे हैं, कुछ समय बढ़कर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो पुल की जो अर्थ इसको पुल कर रही है वो एक कांस्टेंट फोर्स से कर रही है, वो फोर्स बढ़ घट नहीं रही है।
तो जब ये पेन यहां है तब भी वो उसी फोर्स से खींच रही है। जब ये फ्री फॉल में आया तो इसको खींचा अर्थ ने नीचे की तरफ, और जब इसको अर्थ ने नीचे की तरफ खींचा तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, और अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद ये एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया, और वो मैक्सिमम लेवल क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, फिर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी पृथ्वी के तल तक। और दूसरी बात, ये जो इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये इसके एम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके एम पर डिपेंड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ के कंपैरिजन में इसका एम नेग्लिजिबल है। इसका एम क्या है, नगण्य है। इसका द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान का क्या है, नगण्य है। इसलिए अर्थ, पहली बात, ये जो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी, वो अर्थ पर लग रही है, और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर लग रही है, इस पर लग रही है। तो एक दूसरे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक दूसरे को काटती नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होती है। एक एग्जांपल से समझिए, ये अर्थ है और ये मून है। अर्थ अपने द्रव्यमान के कारण मून पर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अर्थ की जो फोर्स है वो मून के द्रव्यमान से प्रभावित नहीं होगी। अर्थ को जितनी अट्रैक्शन लगाना है वो अपने द्रव्यमान के कारण लगा रही है, और साथ ही साथ मून भी अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा है, और मून अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो मून अपनी ओर अर्थ को खींच रहा है, तो पृथ्वी के मास पर यह बात निर्भर नहीं करेगी कि मून पृथ्वी को कितनी जोर से खींचे। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है अपनी ओर, तो चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। इसको हम कहां देखते हैं, ज्वार भाटे के समय। पृथ्वी के जिस हिस्से के सामने मून आ जाता है वहां से समुद्र का पानी ऊपर की ओर खींच जाता है, और वहां पर ज्वार आ जाता है, हाई टाइड, ठीक है। तो वो हाई टाइड का रीजन क्या है, मून के द्वारा पृथ्वी को अपनी ओर को खींचना, क्योंकि मिट्टी तो टाइट होती है तो खींच नहीं पाती, लेकिन जहां समुद्र होता है तो पानी जरूर ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये जो गुरुत्व है ये दूसरे पिंड पर निर्भर नहीं करता। मतलब पृथ्वी को जितनी जोर से कोई चीज खींचनी है वो उसके खुद के द्रव्यमान पर, खुद के मास पर ही निर्भर करता है, ना कि दूसरी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। ऑब्जेक्ट ए भारी है, इससे भारी कुछ ले सकते हैं फिलहाल इसी को। ऑब्जेक्ट ए ये भारी है, ये हल्की है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स या मैंने गिराए तो ये पृथ्वी के तल तक एक साथ पहुंचेंगे या अलग अलग, बताइए। या इसकी जगह मैं इस पेपर को ले लूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हल्का है, फ्लैग है इसमें, इसको गिराना ठीक नहीं है, दूसरा पेपर ले लेता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट वेट है, ये भारी है, दोनों को गिराऊंगा मैं, तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे या अलग अलग पहुंचेंगे, बताइए। देखिए प्रैक्टिकली अगर एयर है तो ये दोनों अलग अलग पहुंचेंगे, क्योंकि ये हवा में उड़ता उड़ता जाएगा और ये सीधा नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, निर्वात की अवस्था बना दी जाए, सारी हवा यहां से निकाल दी जाए, उसके बाद इन दोनों को छोड़ा जाए, तो ये दोनों एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। यानी 5 किलो का बट्टा और ये पेपर अगर आप 5 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिराएं वैक्यूम में, तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे। इसका मतलब यह है कि जो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसके मास पर निर्भर नहीं करती। जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराई जाती है उसके मास पर वो अट्रैक्टिव फोर्स निर्भर नहीं करती है। इसीलिए यहां पर केवल हम क्या लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का हम गुरुत्व निकाल रहे हो केवल उसका ही द्रव्यमान हम यहां पर लेते हैं। और अर्थ के लिए द्रव्यमान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये एक्चुअली पूरी पृथ्वी पर नहीं है। ये हमारी अर्थ है और ये इसकी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ये इसकी 45 डिग्री अक्षांश रेखा है
ये भी इसकी 45 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये जो हमने काउंट किया है ये एक्चुअली हमने यहां किया है। 45 डिग्री अक्षांश पर जो अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है किसी चीज को, उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये g की वैल्यू यहां पता करनी हो या यहां क्या है नॉर्थ पोल और यहां पर क्या है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, तो यहां पर और यहां पर g की वैल्यू में क्या अंतर आएगा बताइए। देखिए यह अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से, इस दिशा से इस दिशा की ओर रोटेट कर रही है, और जब ये रोटेट कर रही है तो इसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी ग्लोब के ऊपर वो कहां होती है इक्वेटर पे होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड जब इक्वेटर पे होती है, जैसे इसको आप अर्थ मान लीजिए, मेरा जो हाथ है ये इसका नॉर्थ पोल है ये इसका साउथ पोल है, तो यहां पर स्पीड नहीं होती है, यहां पर केवल क्या होता है घुमाव होता है। स्पीड सबसे ज्यादा कहां आती है यहां। जैसे सपोज करिए कि आप यहां खड़े हुए हैं और आपका मित्र इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर खड़ा हुआ है, 24 घंटे में आपका मित्र पूरा एक चक्कर लगा लेगा इसका, जबकि 24 घंटे में अगर आप यहाँ पोल्स पर खड़े हुए हैं तो आपकी केवल एक बार ऐसे करके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपका दोस्त यहाँ है तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाएगा, अगर आप यहाँ हैं तो आपकी केवल डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है यहां होती है, इसलिए सबसे कम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कहां आता है इक्वेटर पे आता है, क्योंकि इक्वेटर की प्रत्येक वस्तु को दूर की ओर फेंकने का प्रयास करती है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये लट्टू है, लट्टू में एक धूल का कण यहां लगा हुआ है और एक धूल का कण यहां लगा हुआ है और लट्टू को घुमा दिया। बताइए कौन सा कण पहले लट्टू से दूर हटेगा, ये हटेगा। क्यों? क्योंकि सबसे तेज लट्टू कहां घूम रहा है जहां उसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो सबसे कम होता है और यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, कहां इक्वेटर पे। इसका दूसरा रीजन भी है, दूसरा रीजन यह है कि पृथ्वी के केंद्र से इक्वेटर की दूरी थोड़ा ज्यादा होती है और पोल्स की दूरी थोड़ा कम होती है। इसमें देख लें अगर ये दूरी थोड़ा कम है तो ये कम है तो F क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और ये दूरी थोड़ा ज्यादा है तो ये ज्यादा है तो F क्या हो जाएगा इस कंडीशन में कम हो जाएगा। इसलिए यहां पर फोर्स कम होती है और यहां पर फोर्स ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से चूंकि फोर्स कम और ज्यादा है उसी हिसाब से यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी गुरुत्वीय त्वरण है वो इक्वेटर पर कम हो जाएगा और ध्रुवों पर ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम इस पृथ्वी को जो इसकी स्पीड है 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेती है पूरा कर लेती है, अगर इसकी स्पीड को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, 17 टाइम्स इसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो यहां पर जो वस्तुएं हैं वो भारहीन हो जाएंगी, यानी उनमें कोई वेट नहीं रहेगा। मेरे अंदर वेट क्यों है, मेरे अंदर वेट इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का केंद्र मुझे अपनी ओर क्या कर रहा है खींच रहा है। अगर वो ना खींचे तो मैं वेटलेस हो जाऊंगा, मेरे अंदर वेट नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अगर पृथ्वी की स्पीड को 17 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो यहां पर इक्वेटर पर खड़ा व्यक्ति या वस्तुएं कैसा अनुभव करेंगी भारहीनता का अनुभव करेंगी, वेटलेस हो जाएंगी, स्पीड बढ़ गई जैसे हमने लट्टू की स्पीड बढ़ाई थी। लेकिन यहां पर खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले भी नहीं घूम रहा था, केवल उसकी क्या हो रही थी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, इसलिए। और अभी भी उसकी क्या हो रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले स्लो हो रही थी अब डायरेक्शन चेंज फास्ट हो जाएगी, इसलिए यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर वेटलेस होने की स्थिति बन जाएगी। दूसरी चीज समझ लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही काम करती हैं एग्जाम्स में। कुछ चीजों को रट लेना, बार बार उनको एक ही चीज को रटाते रहना, उनसे काम अब चलता नहीं है। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती हैं वो बेसिक ही होती हैं, काफी पढ़ने के बाद समझ में आती हैं लोगों के। थोड़ा सा पढ़ के और उसको बोल देना उससे काम नहीं चलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करनी पड़ती हैं, टेक्स्ट बुक्स से पढ़ना पड़ता है, तब जाके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होती हैं। मैं आपको
इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब मैं क्लियर करा दूंगा पूरी तरह से, तो कोई भी क्वेश्चन आपकी एम्बिट से बाहर नहीं होगा परीक्षा का। ऐसे ही आप समझिए, ये अर्थ है, यहां पर किसी वस्तु में भार होगा अर्थ के कारण, और यहां पर उसका जी होगा, जो भी हो उसका गुरुत्वीय त्वरण। यहां गुरुत्वीय त्वरण किसके कारण होता है? सेंटर ऑफ अर्थ के। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर कोई वस्तु यहां है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा कि ज्यादा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आर क्या हो गया? बढ़ गया। ये आर है, ये R1 है, इसको हम R मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस दूरी के कारण, इस अर्थ के मास के कारण इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही होगी, ठीक है। अर्थ का ही माने तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी सबसे ज्यादा है यहां पर। जैसे जैसे पृथ्वी से ऑब्जेक्ट दूर जाएगी, आर बढ़ता जाएगा, जी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। एफ क्या होता चला जाएगा? पृथ्वी के कारण जो फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पर, वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब अगर यहां आ जाए ये ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले से ही देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आ गई, यानी आर अब क्या हो गया है? केवल इतना हो गया है आर, तो आर कम हो गया है, और अगर आर कम हो गया तो एफ क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? यहां 3 कंडीशन बनाई है। पृथ्वी के तल पर कितना फोर्स लग रहा है? जैसे मेरा वेट सपोज करिए कि पृथ्वी के तल पर 60 किलो है, तो 60 किलो क्यों है? क्योंकि पृथ्वी मुझे एक फोर्स से अपनी ओर खींच रही है। अगर मैं इसी वेट को लेकर 100 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो क्या इतने ही फोर्स से खींचेगी? नहीं, क्योंकि आर बढ़ गया है। अब इसको मैं यहां आ गया तो ये आर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया। जब ये आर इंक्रीज हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगी मेरे ऊपर लगने वाली? कम हो जाएगी, यानी मेरा वजन कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा तो अर्थ के द्वारा लगने वाली फोर्स क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, और मेरा वेट कम होता चला जाएगा। जैसे आपने अगर देखा हो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, और उसमें बाकी देश भी मदद करते हैं, जैसे रूस भी उसमें इन्वॉल्व है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी उसमें इन्वॉल्व है, जापान की जाक्सा भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सबने मिलकर एक ISS बनाया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वहां पर जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, जैसे सुनीता विलियम्स रह के आई है वहां, तो वहां पर वो लोग भारहीनता का अनुभव करते हैं, वेटलेस, क्योंकि अर्थ उनको इतनी जोर से नहीं खींचती है। उधर से जो अदर बॉडीज हैं, जैसे चंद्रमा वगैरह है, सन है, उनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो हवा में उड़ते हुए से रहते हैं भारहीनता की अवस्था में। तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे वेट क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा, ठीक है, वेट कम होता चला जाएगा। लेकिन जब हम यहां अंदर की तरफ आए, सेंटर की तरफ आए, तो आर तो कम हो गया। तो जब आर कम हो गया है तो एफ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन एफ भी नहीं बढ़ता, ओवरऑल कम होता है। क्यों? क्योंकि अब जो आप पर फोर्स लगेगा, सपोज करिए कि मैं इस अर्थ के अंदर चला जाऊं 1000 किलोमीटर, तो मैं यहां आ गया, तो क्या अब भी पृथ्वी मुझे उतनी ही फोर्स से खींचेगी? क्या अब भी मेरा वजन 60 किलो ही रहेगा? नहीं, एक्चुअली पृथ्वी जो हिस्सा अब मुझे खींचेगा वो कौन सा हिस्सा होगा? केवल ये वाला हिस्सा होगा। तो ये मास क्या हो गया? कम हो गया। तो मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। तो मास भी आर कम हुआ है तो एम भी तो कम हुआ है। और अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे आ जाऊं अर्थ के, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 0। और अगर एम बराबर 0 है तो एफ बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के सेंटर पर पहुंचने पर जो पृथ्वी के द्वारा खींचने की फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और पृथ्वी के सेंटर से बाहर आने पर ये ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एम बढ़ता चला जाएगा, मास यानी द्रव्यमान। लेकिन जब सतह से बाहर की ओर चलेंगे तो फिर से ये कम होने लगेगा। कहने का मतलब यह है कि सतह पर जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, और सतह से ऊपर जाने पर भी कम होती चली जाती है,
और सतह से नीचे जाने पर भी ये अट्रैक्टिव फोर्स कम होती चली जाती है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी बची हुई चीजें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दूंगा, तो आप देखते रहिए, बने रहिए। थर्ड वीडियो आपको जरूर देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। थैंक यू सो मच।